कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को 142 का इस्तेमाल करके इनको फाइन लगाने से आगे बढ़कर जो पहली चीज़ करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए मुल्क के अमन व अमान को ख़तरे में डालने का और आतंकवाद फैलाने का, क्योंकि इससे 142 की ताकत एक ऐसी है सुप्रीम कोर्ट की जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी फैसला किया था। तो मैं ये समझता हूँ इसमें वसीम रिजवी और उनके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ UAPA का मुकदमा यानी कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा जस्ट और प्रॉपर फैसला होगा, ये मैं समझता हूँ। नहीं तो कम से कम उनके ऊपर 1-2 करोड़ रुपए का फ़ाइन तो मिनिमम लगाना ही चाहिए, बल्कि इतना लगाना चाहिए कि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी ना बचे। कुरान मजीद की जिन 26 आयात को कुरान मजीद से रिमूव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के ज़रिए याचिका दायर की गई थी। आपको बड़ी खबर दे दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 12 अप्रैल को उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब, जिस तरह से ये कयास आराइयाँ हो रही थीं, आप लोग भी और तमाम जो लोग थे मुस्लिम वो ये कह रहे थे कि कोई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, पहली ही फुर्सत में याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन 12 अप्रैल को सुनवाई हो रही है याचिका पर वसीम रिजवी की। मेरा इसमें मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिलना चाहिए अपनी रूल ऑफ लॉ की जो उनकी कसम है सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए है, भारत के संविधान को बचाने के लिए और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए जी। ये 12 तारीख को बहुत बड़ा मैसेज एक और जाने वाला है कि हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जिम्मेदारियों को किस हद तक निभा पा रहा है या नहीं निभा पा रहा है। तो हम लोगों की, क्योंकि इसमें जो रिस्पोंडेंट्स बनाए गए हैं उसमें मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से मैं भी वकील हूँ, तो हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है हम ये देखना चाहते हैं पहले राउंड में सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी को, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी समझने की कि वो क्या फैसला करते हैं। उसके बाद अगर वो नोटिस जारी करने का सोचते हैं उसके लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात भी होगी। जो भी भारत के संविधान में यकीन रखते हैं, जो भी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में यकीन रखते हैं कि अगर नोटिस इस पर इशू होता है तो उनको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैरानी होगी और बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो जाएंगे। मगर नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। हम लोग 12 तारीख को, मैं तो कम से कम वॉच करूंगा क्या सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, और मैं यही दुआ करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस पर वही होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्टेड है। बाकी अब 12 तारीख का इंतज़ार करते हैं। लेकिन निराशा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में है, नाउमीदी जो आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। एक झटका तो हल्का सा लगा है कि जहां ये कयास आराई हो रही थी और ये पूरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे थे मुसलमान कि किसी भी हाल में इस याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ही नहीं लेगा, इसको पूरी तरह से अवॉइड करके, इग्नोर करके इसको खारिज कर देगा। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं एक ठेस है। नहीं, ये मौका 12 तारीख को आ रहा है। अच्छा, जब पहली बार कोई भी पिटीशन जो रजिस्ट्री में फाइल होती है वो सुनवाई के लिए जाती है जजेस के सामने। अब टेस्ट जो है 12 तारीख को, लेकिन इस बात से मैं आपकी इनकार नहीं करूँगा। सिर्फ एक तरमीम करूँगा कि जो निराशा और जो नाउमीदी की बात आप कर रहे थे मुसलमानों में, वो SCs के लिए भी उतनी ही लागू होती है, STs के लिए भी उतनी लागू होती है, दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए भी उतनी लागू होती है और OBCs के लिए भी उतनी लागू होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक के बाद जो जजमेंट्स आ रही हैं रिजर्वेशन पे, SC/ST एक्ट पे, वो मुसलमान या दूसरी माइनॉरिटीज़ को छोड़कर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs के लिए भी उतनी ही निराशाजनक या उतनी ही अफसोस मंद जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये निराशा जो है एक तरफ पूरा अम्बेडकरवादी खेमे में है, जो कि मुल्क का 85% से भी ज़्यादा हिस्सा है। लेकिन अभी जो अंदर से खबरें आ रही हैं और लोगों के तरफ से जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, वसीम रिजवी का जो पूरा एक खेमा है उसमें 2-3 लोग हों या 4 लोग हों, जो भी हों, उनमें एक खुशी की लहर सी है कि देखा, लोग ये कह रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन हमारी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और सुनवाई भी कर रहा है अब इस पर।
देखिए, हम जो हैं जब तक पुख्ता सबूत किसी चीज़ के नहीं होते कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन वसीम रिजवी की तरफ से सब तो ये बोल ही रहे हैं कि एक तो कराई हमसे आरएसएस ने, नागपुर ने कराई है, वरना मुझे कहाँ इतनी अकल है, वरना मैं क्यों करूँगा ये सब काम। तो जब कराई नागपुर से, और वो ये भी बोल रहे हैं वसीम रिजवी साहब के नागपुर के तार तो पूरे मुल्क के सभी इदारों से जुड़े हुए हैं, अब कोई मुल्क का इदारा नागपुर के या जो ये मनुवादी सोच के लोग हैं उनके बगैर चलता ही नहीं है। मगर ये सब जो बातें हैं वो वसीम रिजवी साहब फैला रहे हैं, उनके लोग फैला रहे हैं, उनको फैलाने दीजिए। हमें तो भारत के संविधान पे भरोसा रखना है, और नागपुर के संविधान पे और नागपुर की ताकत पे हमें कोई भरोसा नहीं है, और हम उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने आप को सक्षम समझते हैं, अपने आप को काबिल समझते हैं। भारत के संविधान से, भारत के आइन और कानून से कोई भी मनुवादी ताकत अगर संविधान को कमज़ोर करेगी तो भारत के संविधान में ताकत है मनुवादी सोच को कमज़ोर करने की। तो आप खुद भी 12 तारीख को पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, महमूद पराचा साहब? अब तो पहुंचने की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, दोबारा कोरोना वायरस का जो भूत है वो एक बार फिर आ गया है। तो कोर्ट्स को भी एक मौका मिल गया है कि वो वर्चुअल हियरिंग करें। तो ये भी एक दुख की बात है कि वर्चुअल हियरिंग होगी, और वर्चुअल हियरिंग के लिए पूरी बार जो है बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशन जितनी भी है वो सब ज़बरदस्त मुखालफत कर रही हैं। लेकिन बावजूद उसके मनुवादी ताकतें और जो संविधान के ख़िलाफ़ ताकतें हैं वो वर्चुअल हियरिंग के लिए बज़िद हैं ही। तो ये भी एक लड़ाई है जो पूरी जो लीगल कम्युनिटी है, जो सारे वकील हैं, लड़ रहे हैं कि वर्चुअल हियरिंग नहीं होनी चाहिए। इससे जस्टिस सिस्टम का नुकसान हो रहा है, इससे सुनवाई कोई ठीक तरह से नहीं होती है, इससे इंसाफ भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो ये एक अफसोस की बात है कि हम लोग फिज़िकली वहाँ मौजूद नहीं होंगे, तो हमें अगर मुखालफत करनी भी होगी तो उस ताकत से नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत जो आमने सामने होती है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरी वकील बिरादरी कह रही है, जो उकला बिरादरी है वो पूरी कह रही है कि इस तरीके से ये जो इंसाफ है इससे बहुत कमज़ोर हो रहा है वर्चुअल हियरिंग से। अच्छा, आपने कहा मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से आप हैं, तो इसमें और कौन कौन पार्टीज़ हैं जो अपोजिट हैं? ये इसमें उन्होंने बहुत सारी 38-40 पार्टीज़ बना रखी हैं, सबको बना रखा है, जितने भी मुस्लिम इदारे हैं सबको बना रखा है। ये नागपुर से जब वो कह ही रहे हैं हो रहा है वहाँ से, ये तो बात 100% उनकी यकीन करने लायक है। लेकिन इस पे मुझे थोड़ा शक है कि नागपुर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से इस तरह गाइड करता है। ये बात जो वसीम रिजवी साहब बोल रहे हैं अपने समर्थकों द्वारा, इस पे मुझे थोड़ा शक है। लेकिन 12 तारीख को सब साफ हो जाएगा। तो यानी अगर माना जाए तो पहला पड़ाव जो है इस पूरे मामले का वो 12 तारीख को होने वाला है। तो अभी कोई कयास आराई नहीं हो सकती कि क्या हो सकता है? जैसे पहले लगाई जा रही थी कि सुनवाई ही नहीं होगी, अब क्या कयास आराई हो सकती है कि 12 तारीख को क्या होने वाला है? नहीं, कयास आराई तो यही होगी जो ऑब्वियस भी है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को 142 का इस्तेमाल करके इनको फ़ाइन लगाने से आगे बढ़कर जो पहली चीज़ करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, मुल्क के अमन व अमान को ख़तरे में डालने का और आतंकवाद फैलाने का। क्योंकि इससे 142 की ताकत एक ऐसी है सुप्रीम कोर्ट की जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी फैसला किया था। क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था वो एक सिविल सूट का था जी। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 की ताकत का इस्तेमाल किया था। जो आर्टिकल 142 होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर्स होती है, मतलब कि वो कोई भी फैसला कर सकते हैं न्याय के लिए। तो मैं ये समझता हूँ इसमें वसीम रिजवी और उनके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ UAPA का मुकदमा यानी कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा जस्ट और प्रॉपर फैसला होगा, ये मैं समझता हूँ। नहीं तो कम से कम उनके ऊपर 1-2 करोड़ रुपए का फ़ाइन तो मिनिमम लगाना ही चाहिए, बल्कि इतना लगाना चाहिए कि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी ना बचे उनकी, ताकि वो दोबारा इस तरह की शरारती जो तरीके हैं अपने वो इस्तेमाल ना कर सकें। इतना फ़ाइन तो मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये लगाया जाए। ये एडमिट हो ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी की बात होगी, इसकी तो हम अभी सोच भी नहीं सकते कि ये एडमिट होगी। मेरे ख्याल से ये इन लिमिनी डिसमिस भी होगी और इसमें बहुत ही मोटा फ़ाइन भी लगेगा अगर इंसाफ की तरफ इस तरह से जजमेंट होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो एक कानूनी पहलू है, जहाँ तक हम अभी तक समझें आपकी बात से, कि पहला पड़ाव होना ज़रूरी है, तभी उसको खारिज भी किया जा सकता है या तभी ये तय किया जा सकता है कि इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो 12 तारीख को आने वाला है, यही है ना? वो पहली जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहली कड़ी है ये फाइल जो तो रजिस्ट्री में होती है, वहाँ कोई जुडिशल माइंड या कोई जज उस पर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। जज का दिमाग इस्तेमाल होने की पहली बार जो टाइम आता है वो कोर्ट में जब पहली बार पेशी होती है। तो ये पहली पेशी है जिस पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये डिसमिस भी होगी बगैर इस पे नोटिस हुए। ये इस पे फ़ाइन भी लगेगा, बहुत ही हैवी फ़ाइन लगेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और
और ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा भी लगाने की डायरेक्शंस पास करेगा। ओके, तो अगर बहस होती है जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्चुअल ही हो पाएगी क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, तो उसमें वो तमाम मुद्दे आप लोग अपने उठा पाएंगे कि जो पहले से वसीम रिजवी के खिलाफ चल रहे हैं या नहीं? देखिए, ज़रूरत पड़ेगी तब, वरना यही मुद्दा क्योंकि वो यही तो जजेस ही इसको अगर डिसमिस कर दें तो किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमें पूरी जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो महमूद पराचा जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 तारीख को पहला पड़ाव है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आमना सामना होगा, हालांकि वर्चुअल ज़रिए से होगा, लेकिन फिर भी एक बहस का मौका है। और इनको ऐसा लगता है, जैसा कि पहले से लगता चला आ रहा है, कि पूरी तरह से खारिज होगी याचिका और उसके अलावा UAPA का मुकदमा वसीम रिजवी पर बनेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।